वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और जो अब का हमारा एक एंडिंग के टॉपिक्स हैं उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, अब इस तरह है कि ये टॉपिक असूली तौर पे मुझे स्टार्ट में कराना चाहिए था, ठीक है, कि मैं आपको स्टार्ट में बताता जब मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था या जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था, तब मैं मुझे उसके साथ लेके जाना चाहिए था। लेकिन बात ये है स्टूडेंट्स के हमने ये देखा है कि इससे सवाल नहीं आए, ठीक है। आपके ये जो एसएचएम के ग्राफ्स थे ये मैंने नहीं देखे पिछले 2 साल में। एसएचएम के जो सवाल आए हुए थे वो जो मैंने आपको पिछले टॉपिक्स कराए हैं उनमें से मेजॉरिटी आए हुए थे, तो इस वजह से मैं इसे एंड पे लेके आया ताकि आप लोग उन पे ज़्यादा फोकस कर लें और इसके ऊपर आपको बस पता हो कि इसमें है क्या, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ समझाता हूं कि ग्राफ किस तरह से हम बना रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। 4 ग्राफ्स हम लेके चलेंगे। मैं कहता हूं कि ये मेरे पास 0 टाइम पीरियड का ग्राफ है, ये मेरे पास पॉइंट है t/2 का जिसमें टाइम पीरियड हाफ हो गया, ये है मेरे पास t का, और ये है मेरे पास t/4 और ये है 3t/4, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास। अब इसी तरह यहां पर भी मैंने वो 4 पॉइंट्स लिए हुए हैं और यहां पर भी सेम 4 पॉइंट्स लेके हम आगे चल रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। पहला जो कर्व हम देखते हैं वो हम देखते हैं टाइम पीरियड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो है ये पॉइंट आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऑन बोथ साइड्स। दूसरा जो हम लेके चलेंगे वो हम चलेंगे वेलोसिटी, और ये जो है ये हमारे पास वेलोसिटी है। तीसरा हम लेके चलेंगे एक्सेलरेशन, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। और चौथा हम लेके चलेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। अच्छा, सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने एक्सट्रीम से शुरू करना है या मीन से। तो हम कह देते हैं जी कि हम एक्सट्रीम से शुरू करें। अगर हम स्टूडेंट्स एक्सट्रीम से शुरू करें, ठीक है, तो एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो जब t/4 गुजरेगा तो हम मीन पे आ जाएंगे, यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। फिर जब हाफ वाइब्रेशन होगी तो हम अगली एक्सट्रीम पे पहुंच चुके होंगे, फिर ये, और फिर हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास ग्राफ आ जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आ जाएगा, या साइनोसाइडल कर्व जिसे कहते हैं वो आ जाएगा। अब अगर हम स्टूडेंट्स यहां पर वेलोसिटी को देखें तो जब हम एक्सट्रीम पे थे तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सट्रीम पे 0 होती है। फिर जब हम गए अब यहां पे इस पे आए, मीन पे आए, तो मीन पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, फिर एक्सट्रीम पे 0 हो गई, फिर मीन पे मैक्सिमम हो गई, और फिर क्या हुई, 0 हो गई, ठीक है। तो यह आ गया हमारे पास वेलोसिटी का कर्व। अगर एक्सेलरेशन को देखें यहां पे, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे, जब एक्सट्रीम था तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम थी, फिर मीन पे 0 हो गई, फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो गई, फिर मीन पे आके 0 हो गई, और अगेन मैक्सिमम हो गई। तो एक्सेलरेशन का ये कर्व आएगा। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का कर्व। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी को मैं येलो कलर से शो कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें यह पता है कि मीन पे, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी होती है 0, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां थी 0, फिर ये मीन पे मैक्सिमम हो गई, और फिर ये 0 हो गई, फिर ये मैक्सिमम हो गई, और फिर ये 0 हो गई। अब अगर आप यहां पर देखें तो अच्छा, तो आप यहां पर देखें तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव एक्सिस में नहीं बनाया। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको मैं नेगेटिव एक्सिस में, यानी कि वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ठीक है।
तो इसलिए मैंने उसको सेम एक्सिस में बनाया। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर वो मीन पे ज़ीरो हो जाती है, फिर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, फिर मीन पे ज़ीरो और फिर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपस में इस तरह बनता है। और अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी हमारे पास सेम रहती है। ठीक है, तो ये रेड लाइन से मैंने टोटल एनर्जी ड्रॉ की है। तो ये आता है आपके पास ग्राफ्स के आपका किस तरह से, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो ग्राफ्स किस तरह से बनेंगे। ठीक है, अगर यही मैं मीन से स्टार्ट कर लूं तब क्या होगा। तो अब हम देख लेते हैं मीन से स्टार्ट होने वाले ग्राफ के। अब मैं मीन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, जब मैं मीन से स्टार्ट करूंगा तो ऐसा होगा कि मीन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम और फिर यहाँ पे मैक्सिमम ज़ीरो, फिर मैक्सिमम और फिर ज़ीरो हो जाएगी। जबकि अब जो वेलोसिटी है वो किस तरह से बिहेव करेगी कि मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वो यहाँ पे ज़ीरो होगी, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम। एक्सेलरेशन जो है वो सेम पैटर्न फॉलो करेगी एज डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन का ऐसा कर्व बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी अब यहां पे पोजीशंस जो हैं वो उल्टी हो जाएंगी। काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती है तो ये काइनेटिक एनर्जी की लाइन आ जाएगी इस तरह से, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इस तरह से आ जाएगी, और टोटल एनर्जी वही रहेगी जो पहले थी और वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एसएचएम के। अगर हमें ग्राफ कभी पूछ लिया जाए तो हमें पता हो कि किस तरह से एसएचएम ग्राफ में बिहेव करता है। नेक्स्ट हम जाते हैं थोड़ा सा और दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास रेजोनेंस का टॉपिक। रेजोनेंस के बारे में कहा जाता है कि जब आपकी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी और आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो आपके पास राइज इन एम्पलीट्यूड होता है। अब इसको समझाने के लिए ना स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। हम कहते हैं जी कि हम एक झूला ले रहे हैं, इस तरह से ये झूला टो एंड फ्रो इस तरह से मूव कर रहा है। मैं कहता हूं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 हर्ट्ज। ठीक है, यानी कि ये 1 सेकंड में, बल्कि इसको 1 हर्ट्ज कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। मैं कहता हूं कि 1 हर्ट्ज है, यानी कि ये 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन कर रहा है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि मैं इसे हर सेकंड के बाद एक फोर्स देता हूं पीछे से, यानी कि जब ये जाएगा 1 सेकंड के बाद पीछे आएगा, मैं इसको धक्का दे दूंगा, फिर ये जाएगा, फिर ये आएगा, मैं इसको धक्का दे दूंगा। तो यहां पर देखिए मैं फोर्स कितने फासले से लगा रहा हूं, 1 सेकंड से, और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 सेकंड। तो मेरी फ्रीक्वेंसी फोर्स लगाने की और इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है। तो आपके ख्याल से ये झूला जो है वो एम्पलीट्यूड अपना ज़्यादा करेगा या कम करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो ये है आपके पास रेजोनेंस। रेजोनेंस से आपसे सवाल जो पूछा जाता है वो सिर्फ एग्जाम्पल पूछी जाती है। तो आपके पास माइक्रोवेव हो गया, आपके पास रेडियो सिग्नल्स हो गए, आपके पास क्रॉसिंग ब्रिज का फिनोमेना हो गया कि फौजी अपने स्टेप्स तोड़ देते हैं ब्रिज पे, वो फिनोमेना हो गया। तो ये कुछ जो है ये आपके पास क्या है, एग्जाम्पल्स हैं ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर इनमें से कभी आपसे पूछा जाए कि ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो आपने कहना है रेजोनेंस। नेक्स्ट चीज और चैप्टर की हमारी लास्ट चीज भी जो है, जो कि वो है हमारे पास शार्पनेस एंड डैम्पनेस। तो आखिर में हम देख लेते हैं शार्पनेस और डैम्पनेस के कॉन्सेप्ट को। कंसिडर ऐसे करें स्टूडेंट्स कि मैं कहता हूं कि एक हमारे पास पेंडुलम है जिसके साथ
स्टील बॉल लगी हुई है और इसकी लेंथ है लेट्स से 2 मीटर, और एक और मेरे पास पेंडुलम है जिसके साथ पेपर बॉल लगी हुई है और इसकी लेंथ भी है 2 मीटर। अब स्टूडेंट्स, जब ये स्टील बॉल वाला वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा और इसकी वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता रहेगा और इवेंचुअली ये स्टॉप हो जाएगा। जबकि मैं पेपर वाले को जब वाइब्रेट करूंगा तो ये वाइब्रेट होना शुरू होगा और एकदम से 1-2 वाइब्रेशंस के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स था पहला वाला, जिसमें आपके पास एम्पलीट्यूड का डिक्रीज ग्रेजुअल था, ये कहते हैं हम कि ये शार्पनेस थी इसकी शार्पनेस ज्यादा थी। और यहां पर जो एम्पलीट्यूड का फॉल एब्रप्ट था, तो यहां हम कहते हैं कि इसकी डैम्पनेस ज्यादा है। ठीक है, तो जब हमारे पास रेजिस्टिव फैक्टर्स जो होते हैं वो कम काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वो शार्प है, और जब ज्यादा एक्टिव होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, डैम्प है। इसीलिए हम लिखते हैं कि शार्पनेस और डैम्पनेस जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो चीज जितनी शार्प होगी वो उतनी कम क्या होगी, डैम्प होगी। अब एक मोस्ट कॉमन सवाल है कि इनका अफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी वजह से क्या चीज अफेक्ट होती है, एम्पलीट्यूड इज अफेक्टेड। और चाहे हम पेंडुलम ले लें, चाहे हम मैस स्प्रिंग सिस्टम ले लें, उसमें एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम टाइम पीरियड को कहते हैं कि कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। इसी वजह से अगर मैं एक सवाल करूं कि आपके पास 2 मीटर पेंडुलम है स्टील बॉल का और 2 मीटर पेंडुलम है पेपर बॉल का, तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा।